जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को साक्ष्य बताने वाली हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? ऐतिहासिक साक्ष्य और उनका प्रेषण, हिस्टोरिकल एविडेंस एंड देयर ट्रांसमिशन। साक्ष्य साक्ष्य मतलब क्या होता है? साक्ष्य मतलब पहले बताइए, पहले साक्ष्य को समझिए। साक्ष्य क्या है? देखिए यहाँ साक्ष्य है। साक्ष्य मतलब हम क्या बोल सकते हैं? साक्ष्य मतलब गवाही, प्रमाण, सबूत होता है ना। साक्ष्य क्या होता है? प्रूव होता है, एविडेंस होता है, एविडेंस होता है। जैसे कोई एडवोकेट ही होता है, वकील ही होता है। वो गवाही किसी को बनाता है ना कोर्ट में कि नहीं तुमको गवाह देना है, गवाही बना के लेके जाता है, तो वो क्या होता है? उसका साक्ष्य होता है। उसी तरह इतिहास में भी साक्ष्य होता है, ठीक है। उसी साक्ष्य के आधार पर इतिहास की रचना होती है, खोज होती है, पड़ताल होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? एग्जाम में हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है? देखिए साक्ष्य क्या है? साक्ष्य के विश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें, ठीक है। साक्ष्य क्या है और साक्ष्य के विश्लेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें। साक्ष्य साक्ष्य का शाब्दिक अर्थ सबूत, गवाही, प्रमाण है। साक्ष्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? सबूत, गवाही, प्रमाण है, ठीक है। सबूत है, गवाही है, प्रमाण है, ठीक है। इतिहास में बिना साक्ष्यों के किसी भी घटना के प्रामाणिकता को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। इतिहास में बिना साक्ष्य के, मतलब बिना साक्ष्य के ना क्या बोलते हैं, इतिहास में बिना साक्ष्य के किसी भी घटना की प्रामाणिकता को सिद्ध ही नहीं किया जा सकता है। उसकी प्रामाणिकता तभी सिद्ध होगी जब उसका साक्ष्य होगा, जब वो सिद्ध होगा, ठीक है। साक्ष्य ही वह कारक है जो इतिहास को साहित्य से अलग करता है, ठीक। साक्ष्य ही क्या है? वह कारक है जो इतिहास को साहित्य से अलग करता है। साहित्य मतलब क्या होता है? ग्रंथ होता है, जैसे कोई भी कहानी टाइप का बुक लिख दिया गया हो वो होता है। लेकिन इतिहास को यह इसी साहित्य से कौन अलग कर रहा है? साक्ष्य अलग कर रहा है, ठीक है। तथा विज्ञान सिद्ध करने में सहायता करता है। जब साक्ष्य साबित हो जाएगा, मतलब साक्ष्य अगर इतिहास साहित्य नहीं अगर हम इतिहास को साहित्य के जैसा नहीं लिखते हैं, उसे साक्ष्य के आधार पर लिखते, तथ्यात्मक रूप में लिखते, तो वो विज्ञान सिद्ध करने में आसानी होती है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार साक्ष्य वह रेखांकन है जो अतीत अथवा वर्तमान कालीन घटना से संबंध ज्ञान की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सके। देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या है? साक्ष्य वह रेखांकन है। मानिए तो एक साक्ष्य वह रेखा है, जैसे हम रुक के बताते हैं। साक्ष्य वह रेखा है, ठीक। रेखांकन मतलब रेखा, मान लीजिए वह रेखा है जो अतीत, यहाँ अतीत है, ये अतीत से लेकर वर्तमान तक संबंध स्थापित कर सके। मतलब जो हमारा बीता था और जो अभी है, वो दोनों में जो संबंध स्थापित कर सके, वही क्या है? साक्ष्य है। वही चीज क्या सिद्ध होता है? साक्ष्य सिद्ध होता है, ठीक है। बस यही बोल रहा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। रैनियर के अनुसार किसी घटना संबंधित जांचकर्ता के प्रश्नोत्तर में जो भी तथ्य सहायक सिद्ध हो सके उसे साक्ष्य कहा जाता है। रैनियर ने क्या कहा है? किसी घटना संबंधित जांचकर्ता, मतलब किसी भी घटना, कोई भी घटना घटित हुआ है, वहाँ जो जांच करता है, और वो जांच करता वहाँ जांच करने के दौरान वहाँ जो प्रश्न उठ रहे हैं, ये जो प्रश्न उठ रहे हैं, उस प्रश्न के उत्तर में जो सहायक सिद्ध हो सके उसे क्या कहा जाता है? साक्ष्य कहा जाता है। जो प्रश्न जांचकर्ता उठा रहा है उसका जब उत्तर मिल रहा है तो वही क्या बना? साक्ष्य बन गया, ठीक है। इन दो परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि किसी घटना का क्रमबद्ध ज्ञान
प्रदान करने वाले रेखांकन को साक्ष्य कहते हैं। डॉक्टर जे.बी. चौबे ने लिखा है, रेखांकन घटना का वह केंद्र बिंदु है जहां उसे साक्ष्य का संकलन करता अपना कार्य प्रारंभ करता है। सामान्य रूप में तथ्यों को ही साक्ष्य कहा जाता है। साक्ष्यों की अन्वेषण नहीं अपितु खोज की जाती है। जब साक्ष्यों का विश्लेषण तथा अन्वेषण किया जाता है तब वह तथ्य कहलाया है। इतिहास के अध्ययन के आधार में तथ्य ही है, परंतु व्याख्या के अभाव में अनुपयोगी तथा नीरस होते हैं। ठीक है। साक्ष्य के विश्लेषण के प्रमुख आधार एवं प्रक्रियाएं। देखिए, साक्ष्य के विश्लेषण का प्रमुख आधार, इसकी प्रक्रिया क्या है। पहला हम लिख सकते हैं कठिन छलांग, डिफिकल्टिज्म। ठीक। कुछ इतिहासकारों ने अपने अनुमान के आधार पर इतिहास निर्धारित करने का प्रयास किया है, परंतु वास्तव में इतिहास का आधार साक्ष्य होते हैं, अतः उसे पूरी तरह से काल्पनिक स्वीकार करना उचित नहीं है। देखिए, कठिन छलांग में क्या लिखना है, क्या है कठिन छलांग। जैसे जैसे कोई स्कूल में कोई कर्मचारी आता है और एक स्कूल में कक्षाएं ना चलते देख, उसमें बच्चों को ना देख, वो पूरे स्कूल का आंकलन कर दे कि नहीं, पूरे स्कूल में क्लास नहीं चल रहा है, यहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, बस ऐसे ही है। तो फिर वो क्या हुआ कि उसने क्या किया, एक स्कूल को देख के ना ये मतलब एक क्लास को ना देख के ये डिसाइड कर दिया कि पूरे क्लास में कुछ चल ही नहीं रहा है, क्लास हो ही नहीं रहा है। क्या पता वहाँ के बच्चे कुछ एक्टिविटी करने गए हो या कुछ और हो और सारे क्लास में क्लास चल रहे हो, लेकिन उसने एक क्लास को देख के सारे क्लास के बारे में बोल दिया कि यहाँ क्लास नहीं चल रही है, यहाँ का जो भी डिसिप्लिन है वो सही नहीं है। तो वो क्या हो गया, कठिन छलांग। उसने अपने रिपोर्ट में लिख दिया कि ये चीज़ वहाँ नहीं हो रही है, बस ये क्या हो गया, कठिन छलांग, वही बोल रहा है। ठीक है। रैनियर के अनुसार रॉबिन्स क्रूसो की मान्यता इसलिए स्वीकार नहीं है क्योंकि उसने समुद्र के किनारे पर एक मानव के पद चिन्हों के आधार पर समीप ही कहीं उनकी बस्ती होने का अनुमान लगा लिया था। रैनियर के अनुसार, रैनियर ने कहा है कि रॉबिन्स क्रूसो की मान्यता, जो रॉबिन्स क्रूसो है उनकी मान्यता थी, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि समुद्र के किनारे एक मानव के पद चिन्हों के आधार पर, मतलब उन्होंने समुद्र के किनारे एक मानव का पद चिन्ह देखा। ठीक है। और उसी के आधार पे उन्होंने मतलब अनुमान लगा लिया कि यहीं कहीं बस्ती है। ठीक। जो ये सही नहीं है। ठीक। उनकी बस्ती होने का अनुमान लगा लिया था, जिसमें गलती होने की पूरी संभावना थी, क्योंकि एक मानव के पद चिन्ह बस्ती की संभावना की पुष्टि नहीं करते हैं जब तक कि अन्य साक्ष्य उपलब्ध ना हो। ठीक है। उदाहरण स्वरूप आप लिख सकते हैं, कोई कर्मचारी स्कूल में जाता है तो वह एक कक्षा में बच्चों को ना देखकर वह रिपोर्ट में लिख दे कि स्कूल में कक्षाएं नहीं चलती है, तो यह कठिन छलांग होगी। ठीक है। इसको मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। ठीक है। इसका पॉइंट नंबर 2 क्या है, घटना की जानकारी। घटना की जानकारी क्या है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम पूर्ण रूपेण काल्पनिक नहीं मान सकते। वस्तुतः वह यथार्थ है, क्योंकि उनकी पुष्टि खुदाई एवं मुद्राओं वैज्ञानिक पद्धतियों से की जा सकती है, अतः पूरी तरह से काल्पनिक न मानकर उसे निश्चयात्मक स्वीकार किया जाना चाहिए। रैनियर ने भी इसका समर्थन करते हुए लिखा है कि यह सत्य है कि इतिहासकार द्वारा अतीत का चित्रण पूर्ण रूप से काल्पनिक नहीं अपितु यथार्थ होता है, क्योंकि साक्ष्य ही यथार्थता
की आधारशिला होते हैं। देखिए, घटना की जानकारी क्या है, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक। हम लोगों ने तो सिंधु घाटी की सभ्यता देखी नहीं, ना ही वहाँ की लिपि पढ़ी गई है। बस वहाँ जो साक्ष्य मिले उसी के आधार पे ना हम लोगों ने इतिहास को मतलब इतिहास को लिखा गया है। साक्ष्य जो हम लोगों को साक्ष्य मिला उसी के आधार पे वहाँ इतिहास लिख दिया गया। जैसे यहाँ के जैसे हम लोगों को कुछ भी मृद भांड मिले या कुछ बोतल टाइप, जो अभी हम लोग का बोतल है उस टाइप का वहाँ कुछ मिला, तो उसको बोल दिया गया कि ये बोतल होगा, या शीशा ही मिला, कंघी मिला, तो उस सब को उसी के आधार पे ना बोल दिया गया। जो अभी हम लोग देख रहे हैं इसी के आधार पे ना उसको बोल दिया गया कि नहीं ये ऐसा है। जैसे वहाँ का कोई ऊंचा मकान तो नीचा मकान, तो ये अमीर होगा, ये उच्च वर्ग, ये निम्न वर्ग, ये सब अभी जिस तरह था उसी के अनुसार हम लोगों ने मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को बता दिया। लेकिन वहाँ का जब लिपि पढ़ा जाएगा तो हो सकता है कुछ और भी हो सके। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को हम काल्पनिक क्या मान सकते हैं कि ये हम लोगों ने इस चीज़ को काल्पनिक कर दिया कि नहीं ये आईना ही होगा, ये इस टाइप का है, यहाँ फिगर दिख रहा है हम लोगों का तो ये आईना होगा। यहाँ कंघी रखने का बनाया गया है तो ये क्या होगा, एक आईना ही होगा, मिरर ही होगा। इस चीज़ को हम लोग अभी के अनुसार काल मतलब कल्पना ही ना करके इसको हम लोग बोल दिए कि आईना होगा। ये तो लिखा नहीं गया कि ये होगा ही होगा, इसीलिए। लेकिन हम लोग इसको क्या बोल सकते कि ये है वहाँ पे, क्योंकि हम लोग को साक्ष्य मिला है। साक्ष्य भी हम लोगों को वहाँ से मिला है, खुदाई के दौरान वहाँ हम लोगों को मुद्राएं प्राप्त हुई है, और वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा भी वहाँ पे हम लोगों ने उसकी जांच की है, ठीक। इसीलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को काल्पनिक नहीं मान सकते हैं, उसमें निश्चयात्मक होने का संभावना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, केवल स्मृति इतिहास नहीं है। केवल स्मृति इतिहास नहीं है मतलब क्या है, ओनली मेमोरीज नॉट हिस्ट्री। क्या हुआ इसका मतलब, जैसे हम कोई भी चीज़ काल्पनिक सोच लेते हैं। जैसे हम कहीं घूमने गए, ठीक, कहीं घूमने गए या मन में ही सोच लेते हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ ये है, उधर पेड़ लगा हुआ है, उधर गार्डन बना हुआ है, तो वहाँ डायनासोर था, तो ये था वो था। ये सब हम लोग क्या सोच रहे हैं, अपने अपनी कल्पना में सोच रहे हैं ना, रियलिटी में तो है नहीं। अगर आप तो उसको क्या आप इतिहास में लिख सकते हैं, जो आप सोचते हैं उसको इतिहास में नहीं ना लिख सकते हैं, वही है। और जैसे और कुछ, केवल स्मृति इतिहास नहीं है। स्मृति को ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं कहा जा सकता है। स्मृति भी साक्ष्य विश्लेषण में सहायक हो सकती है, परंतु अप्रत्यक्ष होने से वह पूर्ण नहीं हो सकती, और जो साक्ष्य नहीं है वह इतिहास कैसे हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई किसी को पत्र लिखता है और उसकी स्मृति उसमें बनी होती है तो वह स्मृति केवल स्मृति होगी, प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होगी। परंतु जब व्यक्ति उस पत्र का उत्तर प्रस्तुत प्रत्यक्ष रूप से करते हैं तो वह साक्ष्य माना जाएगा, ठीक है। उदाहरण में क्या बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी को पत्र लिखता है, तो अगर वो सोच रहा है कि नहीं मैंने उसको पत्र लिखा था कि नहीं लिखा था, पता नहीं, उसको याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने उसको पत्र लिखा है कि नहीं लिखा है। लेकिन अगर उस पत्र का उसको जवाब मिल जाए तो ये कंफर्म ना हो जाएगा कि उसने उसको पत्र लिखा था, ठीक है। चौथा पॉइंट है प्रमाण एवं ऐतिहासिक अनुमान। जो साक्ष्य पूर्ण रूप से प्रमाणित हो जाते हैं और किसी भी तरह असत्य सिद्ध नहीं होते उसको प्रमाणित माना जाता है। इतिहासकार का निर्णय पूरी तरह से निश्चयात्मक ना होकर संभावनात्मक माना जाता है। इतिहास के पास अपने साक्ष्यों को परखने के लिए वैज्ञानिक की तरह प्रयोगशाला नहीं होती, अतः उसके निर्णय अनुमानित होते हैं। कलिंगवुड ने भी इतिहासकार के साक्ष्यों को ऐतिहासिक अनुमान स्वीकार किया है।
पांचवा पॉइंट है कैंची व गोंद पद्धति। कैंची व गोंद पद्धति मतलब क्या होता है? गम एंड सीजर सिस्टम। कैंची व गोंद पद्धति कॉपी पेस्ट है, ठीक, मतलब कॉपी पेस्ट कर देना पहले के जो भी, मतलब इतिहासकार, एक इतिहासकार ने कुछ लिख दिया तो उसी को दूसरे इतिहासकार ने भी लिख दिया, बस यही कॉपी पेस्ट पहले पहले के इतिहासकार करते थे, अब नहीं होता है, ठीक है। पहले इतिहासकार साक्ष्यों को ग्रंथ व साहित्य से देखकर इतिहास का विश्लेषण कर देते थे। इसे कैंची व गोंद पद्धति कहा गया है। परंतु कालांतर में विद्वानों ने इस पद्धति को आलोचनात्मक खुलकर विरोध किया है। इस पद्धति के अनुसार इतिहास को विषय परक बनाया जाता था, जिसके कारण यह प्रमाणित व सत्य सिद्ध नहीं हो पाता था। एग्जाम्पल में कॉपी पेस्ट करना, ठीक। छठा पॉइंट क्या है? कपोटी कोठर, पीजन होल। कपोटी कोठर को मानने वाले इतिहासकार कैंची व गोंद पद्धति को स्वीकार नहीं करते हैं। इतिहासकार का मानना है कि कपोटी कोठर कबूतर के घर के समान होता है। जिस प्रकार कबूतर के घर में अगर दूसरा कबूतर घुस जाता है तो वह निकल जाएगा या निकाल दिया जाएगा। कपोटी कोठर से आशय है इतिहास को विभिन्न खाँचों में क्रमबद्धता से रखना। उदाहरण, आर्थिक कारण में अगर कोई राजनीतिक कारण डाल देता है तो वह वहाँ से छट जाएगा क्योंकि वह उससे नहीं मिलता है। जैसे कपोटी कोठर मतलब क्या हुआ? पिजन होल। जैसे आपको शायद पता होगा कि जो कबूतर का घर है उस कबूतर के घर में दूसरा कोई कबूतर नहीं घुसेगा, ठीक है, जिसका वो घर है वही वहाँ पे रहने जाएगा, ठीक। उसी प्रकार अगर हम कोई आर्थिक कारण को, जैसे आर्थिक कारण है उसको हम राजनीतिक कारण में डाल दे तो क्या वो छट नहीं जाएगा कि ये राजनीतिक कारण में नहीं हो सकता है? कोई अगर हम राजनीतिक कारण को धार्मिक कारण में डाल दे तो वो भी नहीं छट जाएगा। इसी प्रकार मतलब इतिहास को खांचेबंद तरीके से रखा जाता है। इतिहास में जो जिसको जहाँ पढ़ना है उसको वहीं रखा जाता है। जैसे आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ, हिस्ट्री सारा बुक तो अलग अलग रखते होंगे ना, किसी को एक जगह तो रखते नहीं होंगे, या ऐसे ही मिला के तो रख नहीं देते होंगे। जैसे लाइब्रेरी में ही देख लीजिए, सारा बुक एक जगह अच्छे से रखा होता है ना, कि जो जिस डिपार्टमेंट का जो बुक है वहाँ अच्छे से सजा के रखा जाता है सजावट के साथ, उसी तरह इसमें भी किया जाता है, ठीक है, कपोटी कोठर में, ठीक है। सातवां पॉइंट है प्रश्नोत्तर स्वरूप, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म। कोई भी अतीत की घटना का अध्ययन के दौरान मस्तिष्क में जितने भी प्रश्न उठते हैं उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना ही प्रश्नोत्तर कहलाता है। इतिहासकार के प्रश्नोत्तर में जो सहायक सिद्ध हो सके उसे साक्ष्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी घटना होती है और उस घटना की जानकारी आप इकट्ठा करते हैं तो उस दौरान तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठते होंगे कि ये घटना कैसे घटित हुई, कहाँ से हुई, क्यों हुई, बहुत सारे उठते होंगे। तो उसी का उत्तर पाना ही क्या है? प्रश्नोत्तर स्वरूप, ठीक है। किसी भी इतिहासकार के द्वारा किसी ऐतिहासिक साक्ष्य का अध्ययन किया जाता है तो वह उससे प्रश्न पूछता है, उससे जो उत्तर प्राप्त होता है उसे वह इतिहास में लिखता है। आठवां पॉइंट क्या है? साक्ष्य की समीक्षा, क्रिटिसिज्म ऑफ एविडेंस। किसी भी मुद्दे के हर एक पहलू को देखना ही साक्ष्य की समीक्षा है। उस मुद्दे पर अलग अलग वक्तव्य द्वारा बताया जाना भी साक्ष्य की समीक्षा है, जिसमें सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के पहलुओं पर चर्चा करनी होती है। उदाहरण, एक व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का व भाजपा पार्टी का समीक्षा करता है, ठीक। जैसे इतिहासकार लोग ही देखिए, कितने सारे मतलब इतिहासकार लोग एक इतिहासकार दूसरा इतिहास की समीक्षा करता है कि नहीं ये गलत है, मैंने इसको इस तरह से पढ़ा, मैंने इस तरह से पढ़ा, तो उन लोगों ने तो अपने तरीके से उस चीज़ को देखा ना, तो उसी तरीके से वर्णन किया, तो वो दोनों अपने जगह सही है, पर वो दोनों की नज़र में एक दूसरे को वो गलत साबित करने पे लगे रहते हैं। वही क्या है? समीक्षा है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा है?
जैसे कोई कांग्रेस पार्टी का है, वो भाजपा पार्टी का हमेशा समीक्षा करता है ना, आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे, हमेशा करते रहता है, उसकी बुराई बोलते रहता है, बस वही है, ठीक है। आप लोगों का साक्ष्य और साक्ष्य का विश्लेषण प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता दूंगी, ठीक। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।